आइए स्टार्ट करते हैं इंडेस 41 एग्रीकल्चर। देखिए इसमें सबसे जो बड़ा मेजर पॉइंट है, सबसे पहले वही मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए जो प्लांट्स होते हैं, अब दो तरह के हो सकते हैं, बेरर प्लांट्स और नॉन बेरर प्लांट्स। बेरर प्लांट्स क्या होते हैं? जो रिपीटेटिव आउटपुट देते हैं, जैसे मैंगो ट्रीज हो गया, ग्रेप वाइन्स हो गई, टी बुशेस हो गई। तो ये नहीं है कि इनसे एक बार आपको मैंगो मिल गया तो दोबारा आपको ट्री लगाना पड़ेगा, वो हर सीजन में अपने आप आम देते रहते हैं। और नॉन बेरर प्लांट्स होते हैं जिनको आप हर बार जो है आपको दोबारा से उन्हें जोतना पड़ता है, फिर उनको आपको प्रॉपर धूप वगैरह देनी होती है, पानी सिंचाई वगैरह सब कुछ करके हर बार आपको जीरो लेवल से मेहनत करनी पड़ती है। लाइक शुगर केन हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया, तो वो नॉन बियरर प्लांट्स हो जाते हैं। जितने बियरर प्लांट्स हैं वो सारे के सारे इंडेस 16 से कवर अप होते हैं। ये हम ऑलरेडी इंडेस 16 में देख चुके हैं। लेकिन जो नॉन बियरर प्लांट्स हैं वो कवर अप होते हैं इंडेस 41 से, दैट इज इंडेस एग्रीकल्चर से। ठीक है, इसके बाद इनका जो आउटपुट है, जैसे चाहे वो बियरर प्लांट्स का है चाहे वो नॉन बियरर प्लांट्स का, मतलब चाहे वो मैंगो है, ग्रेप्स है या शुगर केन है या कुछ भी है, इनका आउटपुट जो है वो हमेशा इंडेस 41 से ही कवर अप होगा, चाहे वो बियरर प्लांट्स का है चाहे वो नॉन बियरर प्लांट्स का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस इंडेस 41 का, जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है। बट अगर आउटपुट प्रोसेस हो गया, जैसे अब पोटैटो मिला आपको, पोटैटो को आपने प्रोसेस करके उससे चिप्स बनाए, ठीक है, और चिप्स बना करके आप बेच रहे हो, तो फिर वो आउटपुट प्रोसेस हो चुका है, वो इंडेस 2 का पार्ट होगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो बेसिकली अगर रॉ आउटपुट है देन ओनली इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडेस 41 वेदर इट इज ऑफ बियरर प्लांट और नॉन बियरर प्लांट। बट इफ इट इज प्रोसेस्ड इट विल बी अ पार्ट ऑफ इंडेस 2. Non-bearer plants are the part of Ind AS 41, but bearer plants are the part of Ind AS 60. This is the major crux of this Ind AS 41, जो मैंने अभी आपको 2 मिनट में बताया। अब हम एक एक करके अपनी चीजों पे डिस्कशन बढ़ाएंगे। देखिए, सबसे पहले Ind AS 41 जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है, जिसमें बायोलॉजिकल असेट्स आते हैं, लिविंग असेट्स लाइक एनिमल ट्रीज, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आता है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट। मतलब पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट के बाद कुछ भी अगर है तो वो जो है Ind AS 41 का पार्ट नहीं है। मतलब अगर किसी भी तरह की प्रोसेसिंग हुई है, ठीक है, जैसे अगर मिल्क है तो वो जो है एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट माना जाएगा, लेकिन आप उससे चीज बना रहे हैं तो फिर वो जो है आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट माना जाएगा, उसे कवर अप नहीं करेंगे गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लेके जाता हूं। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट आर कवर्ड बाय Ind AS 2, ठीक है, दैट इज अगर वो प्रोसेस हो गए तो। प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेप्स इनटू वाइन बाय विंटर, विंटर कौन होता है? जो वाइन मर्चेंट होते हैं। तो अगर वो ग्रेप से वाइन बना रहा है तो वो जो है इस एएस से कवर अप नहीं होंगे, क्योंकि वो प्रोसेसिंग हो गई। वो बेसिकली किसका पार्ट होगा? Ind AS 2 का। मैंने आपको बता दिया, क्रक्स यही, आप देखेंगे सारी चीजें यहीं पे आएंगी। किस पे अप्लाई नहीं होता? लैंड एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है तो वो Ind AS 16 या 40 में आएगी। बेरर प्लांट्स Ind AS 16 में, गवर्नमेंट ग्रांट्स Ind AS 40। अब कहेंगे यहाँ पर तो है, अभी मैं इसके ऊपर लेटर ऑन बात करूंगा। इंटेंजिबल असेट्स Ind AS 38, राइट ऑफ यूज असेट्स अराइजिंग फ्रॉम लीज Ind AS 116, तो यहाँ पर Ind AS 41 अप्लाई नहीं होगा। अब यहाँ बायोलॉजिकल असेट्स बताए हैं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है दैट आर द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग आफ्टर हार्वेस्ट। तो ये जितना है ये तो सारा का सारा Ind AS 2 में आएगा, आंख बंद करके। क्यों? क्योंकि आफ्टर हार्वेस्ट है। ये जितना है सारा आंख बंद करके किस में आएगा? Ind AS 41 के अंदर, क्योंकि ये सब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन ये बायोलॉजिकल असेट्स है, ये Ind AS 41 में भी आ सकता है और ये Ind AS 16 से भी कवर अप हो सकता है। जैसे ये हो गया टी बुशेस, ग्रेप वाइन्स, अब ये सब किस में आएंगे? 16 में। लेकिन यहां पर जैसे अब ये शुगर केन हो गया, ये किस में आएगा? Ind AS 41 में। तो इसको लेके बाइफर्केशन दोनों कैटेगरी में हो सकता है। इसको आप एक बार एग्जांपल फॉर्म में पढ़िएगा, जैसे यहाँ पर डेयरी कैटल है, उससे मिल्क बना 41 में, चीज बना, वो जो है Ind AS 2 के अंदर आएगा। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ। टी बुशेस, ग्रेप वाइन, ऑयल पाम्स, रबर ट्रीज, दीज मीट द डेफिनेशन ऑफ बियरर प्लांट्स एंड आउटसाइड द स्कोप ऑफ Ind AS 41, और ये Ind AS 16 में आते हैं। गॉट इट? तो ये एक मोटा मोटा जो है इस Ind AS का क्रक्स है, जिससे कवरेज पता लगती है कि Ind AS 41 कहाँ कहाँ आता है। अब इसके बाद एक डेफिनेशन दी गई है एग्रीकल्चर एक्टिविटी की, रेफर्स टू द मैनेजमेंट बाय एन एंटिटी ऑफ द बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन एंड हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल असेट्स फॉर सेल और कन्वर्जन इनटू एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और इनटू एडिशनल बायोलॉजिकल असेट्स। थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशन है अगर आप इसे देखें तो। सबसे पहले एक वर्ड है इसमें बायोलॉजिकल असेट, अगर आप इसकी बात करें तो इसका मतलब क्या है? लिविंग एनिमल और प्लांट। अब इसमें एक वर्ड यूज किया गया बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का क्या मतलब है? इसका मतलब है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे ग्रोथ हो, डीजनरेशन हो, प्रोडक्शन हो या प्रोक्रिएशन हो, दैट कॉज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द बायोलॉजिकल असेट। जैसे ग्रोथ की अगर आप बात करते हैं, ठीक है, तो ग्रोथ का मतलब क्या है? कि किसी भी तरीके से क्वालिटी या इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ एनिमल और प्लांट हो। कुछ भी ऐसा आप प्रोसेस करते हैं जिससे एनिमल की क्वालिटी इंप्रूव होती है, ये प्लांट, तो वो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है, क्योंकि इसमें ग्रोथ हो रही है। क्वेश्चन इस पे कुछ आएगा, इसके चांसेस कम है, लेकिन हाँ डेफिनेशन थोड़ा सा हम देख के जाए तो अच्छा है। डीजनरेशन, जैसे
डिक्रीज इन क्वांटिटी और डिटरेशन इन क्वालिटी ऑफ एन एनिमल और प्लांट, जैसे कोई एनिमल डेड हो गया उसके बाद उसकी जो बॉडी होती है वो सेल की जाती है, लेदर बेचा जाता है, बेसिकली लेदर में बनाने में यूज होता है तो वो प्रोसेस भी बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस लाइक मिल्क, फ्रूट्स, प्रोक्रिएशन जैसे ब्रीडिंग करवाई जाती है एडिशनल लिविंग एनिमल्स के लिए, प्लांट्स के लिए, तो वो प्रोक्रिएशन का पार्ट है। गॉट इट। तो ये सब बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। तो बायोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन या हार्वेस्ट है बायोलॉजिकल असेट्स का, दैट इज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, वो सब जो है एग्रीकल्चर एक्टिविटी का पार्ट है। पढ़ लीजिए डेफिनेशन, मोटी मोटी याद रहे उतना ही काफी है, डिटेल में याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब एक इलस्ट्रेशन है, एबीसी लिमिटेड ग्रोज वाइन्स, हार्वेस्ट द ग्रेप्स एंड प्रोड्यूस वाइन, विच ऑफ दीज एक्टिविटीज आर इन द स्कोप ऑफ इंडिया 41। ठीक है, अब वाइन्स ग्रो करते हैं मतलब उसके बाद हार्वेस्ट द ग्रेप्स, इकट्ठा करते हैं उनको और वाइन बनाते हैं। तो देखिए वाइन बनाते हैं, इंडिया 2 का पार्ट होगा। ठीक है, ग्रेप्स हार्वेस्ट करते हैं 41 का पार्ट होगा, और जो वाइन्स होती हैं जो बेसिकली बियरर प्लांट है, ग्रेप वाइन्स जो होती हैं वो जो है अगेन इंडिया 16 का पार्ट होगा। द ग्रेप वाइन्स आर बियरर प्लांट्स दैट कॉन्टिनेंटली जनरेट क्रॉप्स ऑफ ग्रेप्स विच आर कवर्ड बाय इंडिया 16 while the entity harvests the grapes their biological transformation ceases and they become agriculture produce covered by India 41। और उसके बाद जो वाइन्स उनसे बनाई जाती है वो किसका पार्ट होता है, इंडिया 2 का। ठीक है, समझ में आई बात। तो एक ही मोटा मोटा इंडिया 41 क्या है, इससे आपको पूरा का पूरा ब्रॉड व्यू मिल जाता है। इसको बहुत अच्छे से देखिए और प्लीज इस चार्ट को एक बार अपने हाथ से आप बना लीजिए। चलिए अब बात करते हैं रिकॉग्निशन उनका कैसे किया जाएगा। तो एंटिटीज आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज अ बायोलॉजिकल असेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन एंड ओनली व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। अब ये 3 कंडीशंस यहाँ पे दी गई हैं। सबसे पहली जनरल वाली, इट इज प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एसोसिएटेड विद द असेट विल फ्लो टू द एंटिटी। बहुत जगह आप ये पढ़ चुके हैं। इसके बाद एंटिटी कंट्रोल द असेट एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। कंट्रोल मतलब या तो आपके पास लीगल ओनरशिप हो या राइट टू कंट्रोल हो, या बाय बर्थ ही वो आपके पास डे 1 से हो, जैसे काव है उसने काफ दिया तो वो आपके पास कंट्रोल आ जाता है। एंड थर्ड चीज, फेयर वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ असेट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। बट फेयर वैल्यू जो है ये इतनी रेलिवेंट कंडीशन नहीं है, अभी इसके बारे में हम आगे और देखेंगे। तो 3 चीजें पूरी होनी चाहिए फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉग्निशन। अगर ये तीनों चीजें पूरी हो रही हैं तो फिर आप उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे, आप उसे इनिशियल रिकॉग्निशन करते हैं एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। मतलब अगर कुछ बेचने में उसकी कॉस्ट आएगी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह की, तो उसे माइनस करके उस वैल्यू पे आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। इन केस कोटेड market prices are not available for the biological asset or alternative fair value measurements are determined to be clearly unreliable, और इसके अलावा कोई आप तरीका अपना रहे हैं फेयर वैल्यू निकालने का तो वो अनरिलायबल है, तो उस केस के अंदर आप उसे कॉस्ट लेस एनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड एनी इम्पेयरमेंट लॉस करके भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो यही मैंने बोला था, ये इतना कंपलसरी नहीं है। मेन चीज ये 2 कंपलसरी हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने बात बोल दी है कि अगर कोटेड प्राइसेस अवेलेबल नहीं है और फेयर वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो अनरिलायबल है, तो फिर आप कॉस्ट लेस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लेस एनी इम्पेयरमेंट लॉस पे भी आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। वंस द फेयर वैल्यू ऑफ सच अ बायोलॉजिकल असेट बिकम्स क्लियरली रिलायबल, मतलब यहाँ पर एक बार आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड कर दिया, लेकिन फ्यूचर में जैसे ही आप फेयर वैल्यू जो है आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो उस केस में फिर आप उसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे ही रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इसके बाद बड़े ध्यान से देखिएगा। अब सपोज हो सकता है एंटिटी के पास बहुत सारे बायोलॉजिकल असेट्स हो, एक जैसे भेड़ हो गई, बकरी हो गई, तो ये थोड़ी ना एक एक को रिकॉर्ड करेंगे, तो वहां पर आप उनको ग्रुप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू सिग्निफिकेंट एट्रीब्यूट्स जिनके बेसिस पे उन्हें मार्केट में डील किया जाता है, जैसे उनकी एज के बेसिस पे या क्वालिटी के बेसिस पे, तो उनको जो है ग्रुपिंग की जा सकती है और ग्रुप फॉर्म में आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो। इस पे भी हम आगे एक इलस्ट्रेशन भी देखते हैं। प्राइस वैल्यू less cost to sell can change due to both physical changes and price changes in the market। अब ये physical change and price change क्या है, इस पे मैं आपको पहले एक illustration कराता हूँ, ध्यान से देखिए। दोनों पॉइंट्स पे आपकी एक illustration कवर अप हो रही है। A farmer owned a dairy herd। dairy herd क्या होता है, मतलब ऐसे पशुओं का झुंड जो साथ साथ रहते हैं उनको हम हर्ड बोल देते हैं। तो डेयरी हर्ड मतलब भेड़ बकरी। ऑफ 3 years old cattle as at 1st April with a fair value of 13,750 and the number of cattle in the herd was 250। तो 250 कैटल है, 13,750 रुपए की फेयर वैल्यू है 1 अप्रैल को। ओके, और ये 3 year old है। द फेयर वैल्यू ऑफ 3 year कैटल एज ऑन 31st March was 60 पर कैटल, और ये फेयर वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, 1 साल बाद 60 पर कैटल जो है वो हो गई। ओके, और जो फेयर वैल्यू 4 year कैटल की थी वो हो गई 75 पर कैटल। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर आप पे 3 year कैटल है, वो आपके पास 13,750 की फेयर वैल्यू है और 250 है। तो अगर आप पर कैटल का प्राइस निकालें 13,750 डिवाइडेड बाय 250, तो ये आता है 55 पर कैटल। ठीक है, अब आप देखिए ये बढ़ के प्राइस कितना हो गया है, 60 हो गया है। ठीक है, तो
तो 5 रुपए पर कैपिटल बढ़ गया, यस और नो, ये तो हो गया ड्यू टू राइज इन प्राइस। समझ में आई बात? अब 60 हो गया। लेकिन अब आपकी कैटल जो 3 ईयर ओल्ड थी, अब वो भी तो 4 ईयर ओल्ड हो गई भाई, 1 साल ज्यादा हो गए। और 4 ईयर ओल्ड कैटल का जो रेट है वो मार्केट में चल रहा है 75, तो आपका जो प्राइस है वो 15 रुपए और बढ़ गया भाई, 60 से 75 हो गया। लेकिन इस बार जो वो प्राइस की वजह से नहीं हुआ है, दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंजेस। क्यों? क्योंकि वो अब 3 की जगह 4 साल ओल्ड है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वो फिजिकल चेंजेस की वजह से हुआ। तो वही चीज है, देखिए फेयर वैल्यू थी यहाँ पे 13,750, देसी भाषा में 250 इंटू 5 आपने बढ़ाया प्राइस चेंज की वजह से, और 250 इंटू 15 आपने बढ़ाया ड्यू टू फिजिकल चेंज की वजह से, और ये आपका रिवाइज्ड फेयर वैल्यू आ गया। ठीक है, आप इसे इस तरीके से देख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट आपको समझ में आया, अच्छी इलस्ट्रेशन एग्जाम में आ सकती है। इन केस ऑफ एक्टिव मार्केट फॉर द कंबाइंड एसेट्स, मतलब सपोज आपने खेत लिया, अब खेत है उसमें आपने जमीन भी ले ली, उस पे जो धान लगा हुआ था वो सब पूरा एक सिंगल वैल्यू पे ले लिया, दैट इज द बायोलॉजिकल एसेट्स, रॉ लैंड, लैंड इंप्रूवमेंट एज ए पैकेज आपने ले लिया। द फेयर वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एसेट ऑफ रॉ लैंड एंड लैंड इंप्रूवमेंट्स मे बी डिडक्टेड फ्रॉम द फेयर वैल्यू ऑफ द कंबाइंड एसेट टू अराइव एट द फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट। तो अब उसमें जो धान लगा हुआ है आप उसकी फेयर वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो सपोज आपने 7 लाख रुपए का पूरा लिया, जिसमें लैंड वगैरह और दूसरी चीजों की कीमत 6 लाख रुपए है, तो वो आप 1 लाख रुपए जो है जो धान लगा हुआ है उसका फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट मान सकते हैं। अगर आपने ग्रुप परचेजेस कर लिए, इस तरीके से एक निकाला जा सकता है। तो एक अच्छा हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि कैसे मेजर करना है और कैसे उसे रिकॉग्नाइज करना है विद इलस्ट्रेशन। अब बात करते हैं गेन और लॉस की। देखिए चाहे गेन हो, चाहे लॉस हो, चाहे किसी भी सिचुएशन में हो, इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पे हो या बाद में नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड में जब आप उसे क्लोजिंग डेट पर रीवैल्यू कर रहे हैं, उस समय किसी भी तरीके का गेन और लॉस हो, सब कुछ ले दे के आप देखेंगे P&L के अंदर जाएगा। ये पूरी टेबल का क्रक्स यही है कि भैया कुछ भी प्रॉफिट कुछ भी लॉस हो, ले दे के कहाँ ले जाओ P&L में। देखिए जरा, फ्रॉम बायोलॉजिकल एसेट या एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, गेन और लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन किसी भी तरीके का है P&L में जाएगा। बायोलॉजिकल एसेट से है इनिशियल रिकॉग्निशन में, तो वो भी जो है कहाँ पे जाएगा? P&L के अंदर जाएगा। अब वो लॉस भी हो सकता है, गेन भी हो सकता है। अब ये सर इनिशियल रिकॉग्निशन में गेन लॉस कैसा? सपोज आपने बहुत सारी काऊ परचेज करी, लगभग 100 काऊ लगा लो चलो, और 5 लाख रुपए आपने जो है पे करे, और जब वो ट्रांसपोर्ट होकर 10 दिन बाद आपके पास आई तो उस समय जो है उसकी फेयर वैल्यू रह गई से 4.5 लाख रुपए। ठीक है, तो ये हो गया 50,000 रुपए का लॉस इनिशियल रिकॉग्निशन के टाइम पर ही, यस और नो। और हो सकता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह हो, तो वो सब जो लॉसेस हैं वो सारा का सारा लॉस का काम करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन में। वाइसा वर्सा हो सकता है आपने 5 लाख पे करे, जब ट्रांसपोर्ट होकर 10 दिन बाद आई तो 5.5 लाख की हो गई, तो वो आपको गेन हो गया। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती है। चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन द रिपोर्टिंग डेट। सपोज आपने जून में खरीदा, 31 मार्च आया, फिर आप फेयर वैल्यू मेजर करते हैं, उसकी वजह से फेयर वैल्यू कोई चेंज होती है, तो सब P&L के अंदर जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं आइए। XYZ Limited on 1st December purchased 100 ship from a market for ₹5 lakh. The transaction cost of 2% on the market price of the ship was incurred, which was paid by the seller. सेलर ने पे करी। ओके, शिप्स फेयर वैल्यू इंक्रीज फ्रॉम 5 लाख टू 6 लाख ऑन 31 मार्च। रिपोर्टिंग पीरियड पे वैल्यू बढ़ गई। ट्रांजैक्शन कॉस्ट ऑफ 2% वुड हैव टू बी इनकर्ड बाय द सेलर टू गेट द शिप टू द रेलिवेंट मार्केट। सेलर को जो है 2% का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑन द डेट ऑफ परचेज एंड द रिपोर्टिंग डेट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, करते हैं इसे। आप एक बात बताइए मुझे, इनिशियल रिकॉग्निशन किस वैल्यू पे करना होता है? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, यस और नो। फेयर वैल्यू 5 लाख है, उसने बोला कॉस्ट टू सेल, अगर आप इसे बेचने जाएंगे तो आपको 2% ट्रांजैक्शन कॉस्ट देनी पड़ेगी, मतलब 10,000 रुपए। तो आप इसे कितने का रिकॉर्ड कर सकते हैं आज अपनी बुक्स में? 4,90,000 का, यस और नो। भाई आप इनिशियल रिकॉग्निशन किस पे करते हैं? फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, आप पढ़ चुके हैं, तो आपको इसे 490 पे ही रिकॉग्नाइज करना है। तो यहाँ पर देखिए आप इसे अपना असेट दिखाएंगे 490 पे, पर आपकी जेब से गया कितना है? 5 लाख। तो लॉस ऑन इनिशियल रिकॉग्निशन हो गया कितना? 10,000। ठीक है, अब अगर आप देखें रिपोर्टिंग पीरियड पे वैल्यू 6 लाख हो गई। अब अगेन लेस कॉस्ट टू सेल करेंगे तो 12,000 रुपये माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपका जो है कितना आ जाता है? 5,88,000 रुपीज। ठीक है, ये आ गया फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, ये सुनो। और अगर आप देखें आपने इसे ऑलरेडी 490 का रिकॉग्नाइज कर रखा है, 588 पे लेके आना है, तो अगर आप इसे कंपेयर करें तो आपको गेन हो गया कितने का? 98,000 रुपीज का। तो देखिए बायोलॉजिकल एसेट टू गेन दैट इज चेंज इन फेयर वैल्यू 98,000। समझ में आई बात? तो इस तरीके से जो है इनिशियल रिकॉग्निशन पे जो भी गेन और लॉस है या बाद में रिपोर्टिंग पीरियड पे जो चेंजेस हैं उसे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, इसे देखिएगा, एग्जाम में आने के चांसेस हैं, 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। गवर्नमेंट ग्रांट फॉर बायोलॉजिकल एसेट्स। अब देखिए बायोलॉजिकल एसेट्स के लिए अगर गवर्नमेंट ग्रांट्स आपको मिले
तो मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल या मेजर्ड एट कॉस्ट। अगर आप जो बायोलॉजिकल एसेट है उसे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे मेजर कर रहे हैं तो ट्रीटमेंट क्या होगा, और कॉस्ट पे मेजर करें। कॉस्ट पे कब होता है, जब फेयर वैल्यू जो है आप मेजरेबल नहीं होती, कोटेड मार्केट प्राइस अवेलेबल नहीं होते, या फेयर वैल्यू निकालने का जो तरीका है वो रिलायबल नहीं होता, तो आप कॉस्ट पे जाते हैं। अगर वैसा है तो फिर आप इंड AS 20 के हिसाब से रिकॉग्नाइज करें। याद है मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हम गवर्नमेंट ग्रांट को लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि कब इंड AS 20 लगेगा, जब उसने उसे कॉस्ट पे मेजर किया। लेकिन अगर आपने मेजर किया है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, तो आप देखेंगे जो ग्रांट मिल रही है वो कंडीशनल है या अनकंडीशनल। मतलब कंडीशनल मतलब कुछ कंडीशंस अटैच है, तो अगर कंडीशंस अटैच हैं तो उस केस में आप उसे रिकॉग्नाइज करेंगे जब कंडीशंस जो है वो मेट हो जाएंगी, तभी आप जो है उस गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करेंगे P&L के अंदर। समझ में आई बात? अदरवाइज उसे आप लायबिलिटी की तरह अपनी बुक्स में शो करेंगे। अनकंडीशनल है तो द मोमेंट वो आपके लिए रिसीवेबल हो जाती हैं आप उसे P&L के अंदर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। रिसीवेबल कब हो जाती है, जब आपको सैंक्शन मिल गया कि हाँ ये गवर्नमेंट अप्रूव करती है आपको कि इतना गवर्नमेंट ग्रांट्स देगी, तो वो रिसीवेबल हो गई, आप उसे P&L में ले जाए। समझ में आ गई बात? यहाँ पर कोई भी आप देखिए असेट में से माइनस करने का कॉन्सेप्ट नहीं है, लेके P&L में ही जाना है। एग्जाम्पल देखिए, सन लिमिटेड कल्टिवेटेड अ ह्यूज प्लॉट ऑफ लैंड, the government offers a grant of 10 crores under the condition that the land is being cultivated for 5 years। 5 साल तक कल्टीवेशन करना है। If the land will be cultivated for a shorter period, तो सारा का सारा ग्रांट वापस करना पड़ेगा। तो आप 10 करोड़ कब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे, जब तक वो 5 साल पूरे नहीं हो जाते, जब तक कंडीशंस मेट नहीं हो जाती। Therefore, the government grant shall be recognized as income only after 5 years of cultivation। The situation would be different if the returning obligation referred to the years of not cultivating the land is with respect to retention of grant for the period till which the entity has cultivated the land। मतलब अगर ऐसा होता कि सपोज आप 3 साल कल्टीवेट करोगे तो सिर्फ 3 साल का ही ग्रांट मिलेगा, मतलब 6 करोड़ मिलेगा, बाकी 4 करोड़ रिफंड करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर आप हर साल जो है प्रोपोर्शनेटली रिकॉग्नाइज कर सकते थे। इन दिस केस द अमाउंट ऑफ 10 करोड़ वुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम प्रोपोर्शनेटली विद द टाइम पीरियड मीनिंग ऑफ 2 करोड़ पर एनम। अगर कब, अगर इफ द रिटर्निंग ऑब्लिगेशन रेफर टू द ईयर्स ऑफ नॉट कल्टिवेटिंग द लैंड इज विद रिस्पेक्ट टू रिटेंशन ऑफ ग्रांट फॉर द पीरियड टिल द एंटिटी हैज कल्टिवेटेड द लैंड। समझ में आई बात? तो अगर ये होता कि भाई 5 साल नहीं किया शॉर्टर पीरियड के लिए, तो प्रोपोर्शनेटली रिफंड करना पड़ेगा, तो उस केस के अंदर फिर हम हर साल 2 करोड़ रिकॉग्नाइज कर सकते थे। लेकिन अगर 10 करोड़ मिला है 5 साल से कम आपने अगर उसे कल्टीवेट किया और सारा का सारा ग्रांट रिफंडेबल हो जाएगा, तो फिर 5 साल बाद ही आप उसे अपने P&L में रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। समझ में आई बात? इसके बाद डिस्क्लोजर्स, मोटे मोटे डिस्क्लोजर्स जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट है। सबसे पहले नरेटिव और क्वांटिफाइड डिस्क्रिप्शन, बायोलॉजिकल एसेट्स कौन से हैं, उनका ग्रुप क्या है, मतलब किस तरीके से वो आप उन्हें बाइफरकेट कर रहे हो, लाइक उनकी एज के बेसिस पे या प्रोडक्टिविटी के बेसिस पे। डिस्टिंग्विश बिटवीन कंज्यूमेबल एंड बियरेबल बायोलॉजिकल एसेट्स और बिटवीन मैच्योर एंड इमेच्योर बायोलॉजिकल एसेट्स। गेन और लॉस जो आपको हुआ इनिशियल रिकॉग्निशन पे या चेंज इन फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल की वजह से। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें क्या होगा बेसिकली चेंजेस इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट बिटवीन द बिगनिंग एंड एट द एंड ऑफ द करंट पीरियड। अगर आपको याद हो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था, देखिए, जिसमें हमने देखा था प्राइस चेंज की वजह से कितना हुआ, फिजिकल चेंज। हम सीधे इंक्रीमेंट लिख सकते थे यहाँ से यहाँ, लेकिन हमने बाइफरकेट किया प्राइस चेंज की वजह से, फिजिकल चेंज की वजह से। तो ये रिकंसिलेशन स्टेटमेंट का पार्ट है, जिसमें आपको बताना होता है कि फेयर वैल्यू जो ओपनिंग में थी और क्लोजिंग में, दोनों में जो डिफरेंस है वो किस किस वजह से है। रिस्ट्रिक्टेड एसेट्स कौन से, मतलब कुछ प्लेज किए हुए हैं एज ए सिक्योरिटी, या रिस्ट्रिक्टेड टाइटल है, इसी तरह का रिस्ट्रिक्शन है कि आप किसी को बेच नहीं सकते। कुछ कमिटमेंट्स आपकी हैं फॉर द डेवलपमेंट और एक्विजिशन ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स, या फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज क्या है इन रिस्पेक्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स जो आपके पास है। अगर किसी तरीके का नुकसान हो जाता है, इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है, क्या ले रखा है, ये सब डिस्क्लोज करना है। इन केस फेयर वैल्यू कैन नॉट बी लाइबली मेजर्ड, रीजन क्या है उसका, नॉन इंसर्टेनमेंट का, और कौन सा फिर आपने डेप्रिसिएशन मेथड यूज किया, एस्टिमेटेड रेंज क्या हो सकती है फेयर वैल्यू की, डेप्रिसिएशन रेट्स क्या यूज किया, वो सब बताना पड़ेगा। गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या नेचर है, क्या अमाउंट है, कौन सी कंडीशन अनफुलफिल्ड है, क्या कंटीजेंसीज अटैच है, सिग्निफिकेंट डिक्रीजेस एक्सपेक्टेड इन द लेवल ऑफ ग्रांट अगर कुछ है। तो जितनी बातें आपने पढ़ी हैं ले देके उसके जो भी नेचर्स हैं वो सब आपको डिस्क्लोज करने हैं। मोटा मोटा है, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं बुक रेफर करिए। दिस इज जस्ट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। डिस्क्लोजर्स हमेशा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के से ही मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद एक बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन हम इसके ऊपर देखेंगे। Moon Limited prepares financial statement to 31st March each year. On 1st April, the company carried out the following transaction. Purchased a land for rupees 50 lakh. Okay, देखिए land पे Ind AS 41 नहीं लगता। Purchased 200 dairy cows. Average age जो है उनकी उस दिन 2 साल है, 10 लाख रुपए की। तो अगर 10 लाख रुपए की उसने 200 डेयरी काउस खरीदी हैं, तो एक गाय की जो कीमत है वो लगभग कितनी आ जाती है, 5,000 रुपए आ जाती है, ठीक है। रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 1 मिलियन टुवर्ड्स द एक्विजिशन ऑफ द काउस, मतलब 10 लाख रुपए की ग्रांट भी मिली है, और क्या चाहिए। दिस ग्रांट वाज नॉन रिफंडेबल, तो इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लेंगे P&L में, और क्या चाहिए, कोई कंडीशन ही नहीं है।
फॉर द ईयर एंडिंग, साल के अंत में कंपनी हैज इनकर्ड फॉलोइंग कॉस्ट 6 लाख रुपए मेंटेन द कंडीशन ऑफ एनिमल, 4 लाख रुपए एज ब्रीडिंग फी टू अ लोकल फार्मर। 1 अक्टूबर को मतलब साल के बीच में 100 calves were born, 100 बछड़ों का जन्म हुआ। There were no other changes in the number of animals during the year ended this. As on this date, Moon Limited has 3,000 liters of unsold milk in inventory. The milk was sold shortly after the year ended market. भाई 31 मार्च को जो दूध निकाला होगा गाँव से वो 1 अप्रैल को बिकेगा ना, तो वो 3,000 लीटर मिल्क उनके पास स्टॉक में। उसके बाद इन्फॉर्मेशन गिवन है 1 अप्रैल को, 1 अक्टूबर को, 31 मार्च को वैल्यूज आपको गिवन है। ये 1 अक्टूबर की वैल्यू तो वैसी कोई रेलिवेंसी नहीं रखती, क्योंकि अगर आप इनिशियल रिकॉग्निशन कर रहे हैं तो उसके बाद तो आपको रिकॉग्निशन यहाँ करना है। हाँ, काफ के केस में कुछ रेलिवेंसी हो सकती है, पूरा नहीं काटना चाहिए मुझे, ठीक है, लेकिन बाकी केस में तो रेलिवेंसी ऐसा सच नहीं रखती। इसके बाद मिल्क का रेट भी गिवन है। प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट्स फ्रॉम द बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द ईयर एंड। ईयर एंड पे क्या होगा, देखो सबसे पहले एक एक करके, अगर इसका आंसर बहुत अच्छा दिया हुआ है बुक में ही। अगर लैंड की बात करें, आप इसे रिकॉग्नाइज करते हैं 50 लाख पे। अब इंडेस 41 से कवर अप नहीं होता है, इंडेस 40 के अंदर भी नहीं जाएगा, ये कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं है, 16 के हिसाब से डील करेंगे। आप इसे इनिशियली कॉस्ट मॉडल पे लेते हैं तो 50 लाख, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके जाते हैं तो फिर ये 70 लाख का हो गया। आप इसको रिवैल्यूएशन सरप्लस में लेके जा सकते हैं अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के थ्रू। लेकिन अगर हम ये माने कि कॉस्ट मॉडल ही रिकॉग्नाइज कर रहे हैं तो हम 50 लाख का इसे दिखाते रहेंगे और लैंड पे कोई डिप्रिसिएशन नहीं लगता। देखिए लैंड बहुत अच्छा लिखा हुआ है। The purchase of the land is not covered by Ind AS 41. The relevant standard which would apply to this transaction is Ind AS 16. Under this standard, the land would initially be recorded at cost and depreciated over its useful economic life. This would usually be considered to be infinite in case of land, and so no depreciation would be appropriate. Under cost method, no recognition would be made for post-acquisition changes in the value of land. देख रहे हैं वही लिखा हुआ एकदम। The allowed alternative treatment under revaluation model would permit the land to be revalued to market value with the revaluation surplus taken to other comprehensive income. We have followed the cost model. Got it? अब इसके बाद डेयरी काउस की अगर हम बात करें तो आप देखिए डेयरी काउस थी अंडर द फेयर वैल्यू मॉडल ले डाउन इन Ind AS 41। मेच्योर काउस जो है, अब आपने इस दिन जब खरीदी थी तो उनकी एज 2 साल थी, तो साल के एंड में उनकी एज कितनी हो जाएगी, 3 साल हो जाएगी। और 3 साल ओल्ड काउ जो है 31 मार्च को 5500 का रेट है उसका, तो 5500 इंटू 200 काउस 11 लाख रुपए की हो जाती है। अब इसमें से कितना प्राइस चेंज है और कितना फिजिकल चेंज है। प्राइस चेंज की अगर बात करें तो 2 साल ओल्ड काउ 5200 की तो थी ही, यस और नो, तो और बाकी जो 300 हुआ चेंज इसके अलावा वो फिजिकल चेंज की वजह से हुआ, क्योंकि वो 2 से 3 साल पुरानी हो गई। हमारी जो गाय है वो 1 अप्रैल को 2 साल है, तो 31 मार्च को कितनी हो गई, 3 साल। तो इसमें ये जो 300 का डिफरेंस है दैट इज बिकॉज ऑफ फिजिकल चेंज, और 200 का चेंज है वो प्राइस चेंज की वजह से। वही लिखा हुआ है, प्राइस चेंज 200 का है, फिजिकल चेंज जो है वो कितने का होगा, 300 रुपए का होगा, ठीक है, दैट इज 60,000 एंड 40,000। तो ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ये न्यूमेरिक हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सो टोटल डिफरेंस जो आया वो 1 लाख रुपए का, उसको आप P&L में रिकॉग्नाइज करेंगे और उसके बाद जो उनकी कॉस्ट आई है वो भी P&L में जाएगी। ग्रांट आपको मिली है 10 लाख रुपए की, वो इनकम की तरह आप दिखा देंगे एज पर Ind AS 41, ठीक है। यहाँ पर जो है Ind AS 20 का कोई लेना देना नहीं है, ये लाइन मेंशन की गई है क्योंकि आप कॉस्ट पे कुछ मेजर नहीं कर रहे। अब इसके बाद आता है काव्स का, जो बछड़े हुए, ठीक है। तो बायोलॉजिकल असेट्स हैं, और अगर बायोलॉजिकल असेट्स हैं, आप देखिए कब बॉर्न हुए थे, 1 अक्टूबर को 100 काव्स वर बॉर्न, ठीक है। तो 6 महीने के वो हो जाते हैं, और 6 महीने पर के बाद उनकी वैल्यू कितनी है, 1300 रुपए है। तो 1300 के हिसाब से आप उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे, 1,30,000 रुपए का उसे बैलेंस शीट में दिखाया जाएगा। मिल्क 3000 लीटर है और उसकी वैल्यू जो है एंड में कितनी है, 24 रुपए है। तो 3000 इंटू 24 72,000 का आप उसे दिखाएंगे। समझ में आई बात। और इसके बेसिस पर ये आप देखिए प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ये आपका लैंड दिखा दिया, डेयरी काउ काव्स, ये बायोलॉजिकल एसेट्स अदर देन बियरल प्लांट्स, इन्वेंट्री आपने दिखा दी, मिल्क आपके पास है। इनकम में आप देखिए चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ परचेज डेयरी काउ, गवर्नमेंट ग्रांट मिला, फेयर वैल्यू ऑफ न्यूली बॉर्न काव्स, फेयर वैल्यू ऑफ मिल्क, ठीक है। एक्सपेंसेस में मेंटेनेंस कॉस्ट ब्रीडिंग, तो आपने एक एक्सट्रैक्ट बना के जो है प्रॉपर्ली दिखा दी। बहुत जबरदस्त और प्यारा क्वेश्चन, एग्जाम के अंदर आप इसे 6 से 8 मार्क्स के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को एक बार हाथ से जरूर प्रैक्टिस करिएगा और एग्जाम टाइम पे भी मार्क कर लीजिए, हाथ से इस बार एक क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करना है, क्योंकि ये 41 को भी चेक कर रहा है, 16 को भी चेक कर रहा है, 40 को भी चेक कर रहा है, 2 को भी चेक कर रहा है, 4 Ind AS कवर कर रहा है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस पूरे थे। प्लीज डू दिस क्वेश्चन इन योर ओन राइटिंग एंड एग्जाम टाइम पे भी इसे एक बार हाथ से जरूर प्रैक्टिस करके देखिएगा।